नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी राज्य महाराष्ट्र की खबर से, जहां लाउडस्पीकर का विवाद और भी बड़ा होता जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इस विवाद के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है और इस हिसाब से जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में गिरफ्तार हुई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का लोन लिया था। उस हिसाब से इसकी जांच होनी चाहिए। यूसुफ लकड़ावाला, आपको बता दें कि ईडी ने उसकी गिरफ्तारी की थी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और हाल ही में लॉकअप में उसकी मौत हुई थी। देखिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। सांसद नवनीत राणा और उनके पति को हनुमान चालीसा की राजनीति के चलते जेल में जाना कम था कि अब उनका अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ता जोड़ा जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ईडी जांच के एक पुराने मामले को उठाते हुए आरोप लगाया है कि नवनीत राणा ने बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए लोन लिए थे और उस लकड़ावाला का दाऊद की डी कंपनी से संबंध था। तो क्या हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद के पीछे अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है? मुंबई का और महाराष्ट्र का जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी, हनुमान चालीसा से लेकर लाउडस्पीकर तक, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की साजिश है। अंडरवर्ल्ड का पैसा उसके पीछे लगा है। हालांकि लकड़ावाला की जेल हिरासत में मौत हो चुकी है और नवनीत राणा ने 80 लाख रुपए लोन का खुलासा अपने चुनावी शपथ पत्र में भी किया था। इसलिए आरोप कितना टिक पाएगा ये कह पाना मुश्किल है। स्वयं शिवसेना नेता डी गैंग के साथ जुड़े हुए मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे, इसका जवाब कब देंगे? ये शिवसेना की दोगली भाषा और उनकी नौटंकी सारा देश जानता है। केवल और केवल नवनीत राणा और उनके पति ने शिवसेना दल की जो बेइज्जती पूरे देश में की, उससे व्यथित होकर के इस प्रकार के आरोप लगाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। इस बीच सांसद नवनीत राणा के खार पुलिस थाने के बाद अब सांताक्रूज पुलिस लॉकअप में पुलिस के दुर्व्यवहार के आरोप पर सवाल उठता दिख रहा है। नवनीत राणा और रवि राणा को जेल में भेजने वाले बांद्रा मजिस्ट्रेट की आदेश कॉपी सामने आई है, जिसमें मजिस्ट्रेट ने अपने रिमांड ऑर्डर के पहले पैरा में ही लिखा है कि दोनों आरोपियों को 12:30 बजे मेरे सामने पेश किया गया, तब दोनों ने पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। दरअसल अदालत में जब किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले उससे पूछते हैं कि क्या पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर वाकई में दोनों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया होता तो वो उसी समय पुलिस की शिकायत करते, लेकिन तब उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटने लगे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग लगातार धर्मगुरुओं से बात करके वातावरण को शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या अपने इस प्रयास से यूपी सरकार अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा कर पाएगी। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए अनुमति आप सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। ये कहा सुनी मेरठ में बीजेपी के जिला महामंत्री दीपक शर्मा और सिविल लाइन इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा के बीच हो रही है। बीजेपी के लोग मुस्लिम बाहुल इलाके हाशिमपुरा में जागरण करने की मांग पर अड़े हुए हैं और इंस्पेक्टर का कहना है कि रमजान की वजह से यहाँ जागरण नहीं होगा। ये सब सख्ती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद हो रही है। यूपी में आदेश साफ है कि किसी को नए धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं दी जाएगी। एनडीटीवी से बातचीत में यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि धर्म की आड़ में अराजकता फैलाने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अभी एक व्यक्ति मेरठ शहर में कोई जागरण कराना चाह रहे थे और स्थानीय पुलिस पर दबाव बना रहे थे। उनको स्पष्ट बता दिया गया है कि ये परंपरागत नहीं है। अगर उनको ये चीज़ें करनी है अनुमति लें और रमज़ान के बाद उनको परमिशन दी जाएगी और उनको ये बात माननी पड़ी। अभी मथुरा में भी 2 दिन पहले ऐसी एक घटना प्रकाश में आई थी कि कुछ लोगों ने ये कहा कि हम किसी मज़ार को एक में तत्काल शासन ने इसका संज्ञान लिया
और उसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिन्होंने ऐसी बात कही थी। ये तस्वीरें यूपी के सीतापुर, रायबरेली, सहारनपुर की हैं, जहां मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। पुलिस के कहने पर इलाहाबाद के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई, तो इलाहाबाद की जामा मस्जिद के लाउडस्पीकर उतरवा लिए गए। गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिशन हो रही तो परमिशन भी बराबर कराई जा रही है, अभी भी हो रही है मस्जिद में परमिशन, सभी मस्जिदों में परमिशन है। और अभी जो कोई गाइडलाइन नहीं आई है तो उस वक्त से और भी माइक में आवाज़ कम कर दी गई है। लाउड स्पीकरों की वजह से आजकल आपसी मानवता में खतरे में पड़ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जितने भी मंदिर मस्जिदों वाले, हमारा कार्य है कि हम जागृत करें लोगों को, न कि उनके बीच में किसी तरह की ईर्ष्या तृष्णा पैदा करें। तो यूपी सरकार के मुताबिक अब तक 4,258 लाउडस्पीकर हटाए गए और लगभग 28,000 लाउडस्पीकरों की आवाज कम कराई गई है। योगी सरकार की कोशिश है कि इस पूरे प्रयास के जरिए मुसलमानों में विश्वास पैदा किया जाए। इलाहाबाद में नितिन, सीतापुर में समीर के साथ, दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर कल से आग लगी हुई है। अभी इसे बुझाने का काम जारी है। इस आग की वजह से आसपास हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कूड़े के ढेर में कल लगी आग की वजह से आ रही धुएं और प्रदूषण से लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। रविश रंजन शुक्ला इस मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट के सामने मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये आपको दूर से बिल्कुल एक ज्वालामुखी जैसा दिख रहा होगा। ये कूड़े का पहाड़ है। दिल्ली में 2 कूड़े के पहाड़ हैं, एक गाजीपुर लैंडफिल साइट और एक भलसवा लैंडफिल साइट। ये बहुत बड़ी लैंडफिल साइट है और पिछले 60-70 साल में हमने 2 कूड़े के पहाड़ दिल्ली में खड़ा किए हैं और अब गर्मियों के दिन ये ज्वालामुखी जैसा रूप अख्तियार कर लेता है। इसमें आग लग जाती है और ज्वालामुखी से लावा निकलता है। इसमें से राख और जो टॉक्सिक धुआं आप देख सकते हैं कि ये निकल रहा है। अब आप सोचिए कि भलसवा लैंडफिल साइट के आसपास तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। वो इस जो टॉक्सिक धुआं है इससे किस तरीके से प्रभावित होंगे। हमने 2-3 साल पहले खबरें की थी कि आसपास में जो लोग रहते हैं उनके बच्चे जन्म से ही अस्थमा जैसे रोग से जो है वो ग्रसित हो जाते हैं, टीबी कई बार हो जाती है उनको। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पिछले 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। सैकड़ों गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की आग बुझाने में लगी हैं। लेकिन अब आप सोचिए इतने बड़े पैमाने पर, और ये मैं एक साइट आपको दिखा रहा हूँ, इतने बड़े पैमाने पर जब आग लगती है तो उसको फायर ब्रिगेड की अगर यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ एक समय में आ जाएं तब भी इस आग को बुझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कई बार ये कूड़े का पहाड़ है, मीथेन गैस नीचे से रिसती है और फिर जो है अचानक आग भड़क जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये कूड़े का पहाड़ है और इससे महज 100 मीटर की दूरी पर ये देखिए आप, ये आबादी है। आसपास अभी फ़िलहाल सचेत रहने को कहा गया है प्रशासन की तरफ से, कुछ मकानों को खाली करवाया गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये आग लगी है और उसके बाद में जो टॉक्सिक धुआं है वो तो निकल ही रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और उसके वजह से भी लोगों को दिक्कत है। भलसवा लैंडफिल साइट से सुधीश कुमार राम के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और गाजियाबाद के एक मैनेजमेंट कॉलेज के हॉस्टल में डराने वाला हादसा हुआ जब 5वें फ्लोर से एक लिफ्ट गिर गई जिसमें 10 छात्र घायल हो गए। गाजियाबाद से शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद का नामी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IMS, बुधवार को यहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब इंस्टीट्यूट के बॉयज हॉस्टल की लिफ्ट 5वें फ्लोर से गिर पड़ी और उसमें जा रहे 12 में से 10 बच्चे घायल हो गए। IMS गाजियाबाद में जो बॉयज हॉस्टल है उसकी लिफ्ट में 6ठे फ्लोर पर 4-5 बच्चे चढ़े। उसके बाद जब लिफ्ट 5वें फ्लोर पे आई तो 5-7 बच्चे जो हैं लिफ्ट के अंदर और चढ़ गए, जिसके बाद बताया जा रहा है कि लिफ्ट जो है वो चलनी बंद हो गई और धड़ाम से सीधा नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर जो 10-12 बच्चे उसके अंदर थे, बच्चों के साथ ही जो लिफ्ट है नीचे धड़ाम से आकर गिर गई। इसमें 2 बच्चों को तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन जो 10 बच्चे हैं उनको चोट आई और उनको
अस्पताल ले जाया गया। एक बच्चे को स्पाइन इंजरी हुई है, उनको कमर में चोट आई है एंड मतलब पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं बच्चों को, काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। मतलब कि मिट्टी में गंदे हो रखे थे, उनको जल्दी से जल्दी इवन एम्बुलेंस में डलाया गया तुरंत की तुरंत। काफ़ी हमारे टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प की, सारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे। काफ़ी जल्दी जो हुआ जल्दी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इंस्टीट्यूट का दावा है कि लिफ्ट में एक क्षमता से ज़्यादा लड़के घुस गए थे। लिफ्ट गिरने का कारण था एक साथ 12 लड़के उसमें जबरदस्ती घुस गए। लिफ्ट तो चली ही नहीं, लड़के उसमें जबरदस्ती सारे लड़के घुस गए, खंभा टूट गया, लिफ्ट नीचे। हालांकि आमतौर पर लिफ्ट में ओवरलोडिंग होने पर अलार्म बज जाता है, कई जगह लिफ्ट चलती भी नहीं है, इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई केस दर्ज अभी तक नहीं किया गया है। इसमें 12 बच्चों के होने की सूचना है हमारे पास, जिनमें से 2 एकदम ठीक है, 10 हॉस्पिटल में है, बट जो डॉक्टर्स की जो सूचना है वो भी ठीक है, किसी को भी कोई बहुत ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों की हम जांच करेंगे सभी विभागों के साथ मिलकर, और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लिफ्ट हादसे में घायल हुए कुल 10 छात्रों को इंस्टीट्यूट से अस्पताल ले जाया गया था। कुछ छात्र डिस्चार्ज हो गए हैं, कुछ छात्रों को पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, तो कुछ को कमर में काफ़ी चोट लगी है, जबकि एक छात्र की तो पैर की सर्जरी भी हुई है। लेकिन राहत की बात है कि किसी भी छात्र की जान को कोई खतरा नहीं है। गाजियाबाद से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने आखिरकार अपना IPO लॉन्च कर दिया है। 4 मई से 9 मई तक ये आम निवेशकों के लिए खुला रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि निवेशक उत्साह से IPO में हिस्सा लेंगे। भारत के कैपिटल मार्केट इतिहास का सबसे बड़ा LIC का IPO बुधवार को लॉन्च हो गया। ये IPO 4 मई से 9 मई तक खुला रहेगा। एंकर निवेशकों के लिए ये 2 मई को खुलेगा। इसका प्राइस बैंड 902 रुपए से 949 रुपए के बीच तय किया गया है। सरकार LIC में अपना 3.5% हिस्सा बेच रही है। इससे सरकार को 20,557 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। विनिवेश सचिव तुहिन पांडे ने IPO लॉन्च करते हुए कई तरह की उम्मीदें जाहिर की। Indian markets have recovered from the temporary shock due to global geopolitical events earlier, and volatility has reduced meaningfully from its earlier peak. The decision to list now has taken into account the combination of multiple factors, including market demand, which includes solid anchor book, stabilizing market condition, reducing volatility, domestic flows, and corporations' financial performance. LIC के पॉलिसी धारकों को 60 रुपए तथा खुदरा निवेशकों और LIC के कर्मचारियों को 45 रुपए प्रति शेयर की रियायत मिलेगी। IPO में LIC पॉलिसी धारक को 10% का आरक्षण मिलेगा, जबकि 0.7% हिस्सा LIC के कर्मचारियों के लिए रिजर्व किया गया है। We are confident. Beyond a point, it's only prayer and so I mean ultimately anybody who is going to list is going to have to pray finally. But having said that, I think we are confident because of the way things are playing out. Markets are rebounded since March, and the valuation is very decent now. And I think a lot of interest has been generated in the market. इस साल फरवरी में सरकार ने LIC में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजारों में सेंटीमेंट कमजोर हुआ, जिसके बाद अब सरकार ने 5% की जगह 3.5% अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने यह विकल्प खुला रखा है कि अगर भविष्य में बाजार के हालात और बेहतर हुए तो 3.5% से बढ़ाकर वो अपनी हिस्सेदारी 5% तक बेच सकती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और देश के कई इलाकों में बढ़ता तापमान आम लोगों को परेशान कर रहा है। किसानों से लेकर स्कूल आंगनबाड़ी तक पर इसका किस तरह से असर पड़ रहा है, बता रहे हैं आलोक पांडे और मोहम्मद गजाली। देश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और फिलहाल राहत के आसार दिख नहीं रहे हैं। पंजाब में तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच है और अगले 3 दिनों में इसके और 2 डिग्री बढ़ जाने के आसार हैं। मोगा के एक बुजुर्ग किसान मेजर सिंह का कहना है
कि कटाई के मौसम में इतनी तेज गर्मी से गेहूं के दाने पर असर पड़ा है और पैदावार 5% तक घटने के आसार हैं। इसकी वजह से उनके जैसे किसानों को 10 से 15 हजार रुपए का नुकसान होगा। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਾ ਝਾੜ ਦੀ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ। इस बार उपज में 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की कमी आई है और कुल मिलाकर 10 से 15 हजार का नुकसान हुआ है। 16,000 रुपया खर्चा भी किले मगर होया कणक दा। पंजाब सरकार का कहना है कि इस साल पैदावार में कमी आई है, जो घटकर प्रति हेक्टेयर 43 क्विंटल तक रह गई है, जो पिछले साल 48.68 क्विंटल थी। ये पैदावार पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। तकरीबन जो हिसाब लाइए हम 30 से 32% तक की खरीद करने से चूक सकते हैं। वो 30 तो 32% घट होया। तेज गर्मी रोजमर्रा की जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी असर डाल रही है। उड़ीसा के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर है, कुछ हिस्सों में सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा। बच्चों के पोषाहार के लिए सबसे ज्यादा अहम स्कूल और आंगनवाड़ी हैं, पर गर्मी का असर इन पे भी पड़ा है और इन दोनों को इस महीने के अंत तक बंद कर दिया गया है। पिछले 2 साल में स्कूल्स और आंगनवाड़ी पे कोरोना की वजह से वैसे ही बहुत बुरा असर पड़ा था। लाइट के ना आने से तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है और खासकर जिस समय बच्चे एमडीएम के बाद खाना खाने के बाद खाने पीते हैं तो उस समय चूँकि मोटर न चलने से पानी टंकी भर रहता नहीं है और चूँकि हैंड पाइप की व्यवस्था है तो उसमें एक हैंड पाइप में और ढेर सारे बच्चे आ जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उत्तर प्रदेश में तेज गर्मी के दौरान छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को बिजली की कटौती झेलनी पड़ रही है। हरदोई में तापमान 41 डिग्री है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा है। ऐसे में स्कूल से पूरे दिन लाइट गायब रहती है। क्या अगले कुछ दिनों में इस तापमान और भीषण गर्मी से कोई राहत मिलेगी? जवाब है ना। मेट डिपार्टमेंट के हिसाब से दिल्ली में अगले कुछ दिनों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है और पंजाब और हरियाणा में जो हीट वेव है वो भी कम से कम मई के पहले हफ्ते तक तो रहेगी ही। मोहम्मद गजाली, मोहम्मद आसिफ और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।